दोस्तों, आपने ब्लैक होल्स के बारे में अब तक काफी कुछ पढ़ा, सुना और देखा होगा। स्टीफन हॉकिंग समेत कई वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन ब्लैक होल्स को समझने और समझाने में बिता दिया। पर चूंकि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि खुद लाइट भी वहां से होकर वापस नहीं आ पाता, इन्हें देख पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ब्लैक होल्स सच में होते हैं? पिछले कुछ शताब्दियों में हमने पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से इस ब्रह्मांड में ऐसे कई खगोलीय पिंड ढूंढ निकाले हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल थियोरेटिकल ब्लैक होल्स के जैसे पाए गए हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक होल्स ही हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम ब्लैक होल्स मान रहे हैं वो असल में ट्रू ब्लैक होल्स है ही नहीं, बल्कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी कई प्रॉपर्टीज ब्लैक होल्स के जैसे हैं, जिस कारण हम गलती से इन्हें ब्लैक होल समझ ले रहे हैं। दरअसल ये मेरा नहीं बल्कि एक भारतीय वैज्ञानिक आभास मित्रा का कहना है। उनका मानना है कि इस ब्रह्मांड में ट्रू ब्लैक होल्स जैसे कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते ही नहीं। ऑब्जर्वेशन के आधार पर जिन ऑब्जेक्ट्स को हम ब्लैक होल समझ रहे हैं वो असल में एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट यानी कि इको होते हैं। उन्होंने अपनी ये थ्योरी साल 1998 में दी थी। उस समय ये थ्योरी काफी चर्चा का विषय भी बनी थी, पर दुर्भाग्यवश बाद में साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसके कुछ सालों बाद डैरिल लिटर और स्टैनली रॉबर्टसन ने भी लगभग यही थ्योरी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को इको कहने की बजाय मेको कहा, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोस्फेरिक एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट। इस थ्योरी को साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा अब तक भले ही स्वीकारा न गया हो, पर अभी तक इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं गया है। चूंकि ये थ्योरी एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, इस थ्योरी को जानना हमारे लिए और भी जरूरी है। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट यानी एको के बारे में। इस एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि एक ट्रू ब्लैक होल और एको में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। इससे पहले कि हम एको के बारे में जानें, आइए नजर डाल लेते हैं ब्लैक होल्स पर। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ब्लैक होल्स आखिर बनते कैसे हैं। थियोरेटिकली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करके हम उसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से बने स्फीयर के अंदर सीमित कर दें तो वो ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल बन जाएगा। पर नेचर में ब्लैक होल्स नॉर्मली उन विशाल तारों के नष्ट होने के बाद बनता है जिनका मास हमारे सूर्य के मास से कम 20 गुना ज्यादा हो। ब्लैक होल कैसे बनते हैं इसे समझने के लिए आपको तारों के निर्माण तथा उनके लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। दरअसल तारों के निर्माण की प्रक्रिया गैलेक्सी में मौजूद विशाल डस्ट एंड गैस क्लाउड से होती है, जिसे हम नेबुला कहते हैं। इस नेबुला के अंदर हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर परसेंटेज की बात करूं तो पूरे नेबुला का लगभग 74% भाग हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा इसका 24% भाग हीलियम होता है तथा इसके बाकी बचे जगहों पर डस्ट क्लाउड होता है। जब डस्ट एंड गैस क्लाउड की डेंसिटी बढ़ती है तो वो अपनी ही ग्रेविटी के प्रभाव के कारण सिकुड़ने लगता है। इसके कारण इसके कोर में दाब भी बढ़ता है और तापमान भी। अंत में ये दाब और तापमान इतना बढ़ जाता है कि वहां मौजूद हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम एटम का निर्माण करने लगते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तारों के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण वहां एनर्जी और आउटवर्ड प्रेशर प्रोड्यूस होने लगता है। इस आउटवर्ड प्रेशर को काउंटर बैलेंस करता है कोर के मास के कारण इनवर्ड एक्ट करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे हमें एक स्टेबल तारा मिल जाता है। इस पर्टिकुलर स्टेट को हम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। पर जब एक तारे का फ्यूल खत्म होने लगता है तो उसे अंदर की तरफ धकेलने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर हावी होने लगता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन की गैर मौजूदगी में उसे बैलेंस करने लायक कोई फोर्स वहां मौजूद नहीं होता। जब एक तारे में हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाता है तो वहां मौजूद हेवियर एलिमेंट्स का फ्यूजन में इस्तेमाल होने लगता है। उसके बाद तारे का फैलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये फैलता जाता है ये पहले के मुकाबले थोड़ा ठंडा होता जाता है और कुछ समय बाद ये एक रेड सुपर जायंट के रूप में तब्दील हो जाता है। अब इसमें फ्यूजन को मेंटेन करना नामुमकिन हो जाता है, जिस कारण इसका कोर अब स्टेबल नहीं रह पाता।
अनस्टेबल कोर के कारण इसमें एक भयंकर विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। इस विस्फोट के जरिए तारा उन सभी एलिमेंट्स को खुद से दूर कर देता है जो अपने पूरे लाइफ टाइम में उसमें बने थे। अब वहां केवल उसका कोर ही बचता है जो अपने ही वेट के कारण कंप्रेस होते होते एक सिंगल पॉइंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। इस मैथमेटिकल पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इसके कुछ दूर के स्पेस बाउंड्री के अंदर अगर खुद लाइट भी एक बार आ जाए तो वो वापस लौटकर नहीं जा पाती। इस बाउंड्री को हम इवेंट होराइजन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई फिजिकल बाउंड्री होती है, ये मात्र स्पेस का वो हिस्सा होता है जहां से लाइट वापस नहीं आती। अगर ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने की बात करें तो हम इन्हें देख नहीं सकते क्योंकि लाइट उनसे टकराकर वापस नहीं आ पाती। ऐसे में इन्हें डिटेक्ट करने का मात्र एक तरीका ये है कि हम इनके द्वारा इनके आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स पर किए गए इनके इफेक्ट्स पर नजर रखें, और यही हमने अब तक किया भी है। इसके फलस्वरूप हमें कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ब्लैक होल्स जैसे हैं। यही कारण है कि हम ये मानते हैं कि ब्लैक होल्स न सिर्फ सच में मौजूद हैं, बल्कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है। पर भारतीय वैज्ञानिक आभास मित्रा की माने तो ट्रू ब्लैक होल जैसी कोई चीज इस ब्रह्मांड में मौजूद है ही नहीं। ऑब्जर्वेशन के आधार पर जिन्हें हम ब्लैक होल्स मान रहे हैं, असल में वो एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट हैं, जिन्हें हम क्वासी ब्लैक होल्स तो कह सकते हैं, पर उन्हें ट्रू ब्लैक होल्स नहीं कहा जा सकता। यहाँ क्वासी ब्लैक होल्स का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो ब्लैक होल्स बनने के रास्ते पर जरूर है, पर वो ब्लैक होल नहीं बने हैं। आइए अब ये जानते हैं कि एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट या मैग्नेटोस्फेरिक एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट या मैग्नेटोस्फेरिक एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट के बनने की प्रक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि एक ब्लैक होल बनता है, यानी कि ये भी उस समय बनते हैं जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एक बड़े तारे का कोर अपने ही वेट के कारण कंप्रेस होते होते एक सिंगल पॉइंट के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। पर ब्लैक होल की तरह यहाँ इवेंट होराइजन जैसी कोई चीज का निर्माण कभी नहीं होता, इसलिए ये एक बेहद ही गर्म और चमकता हुआ गोले जैसा होता है, लगभग हमारे सूर्य के जैसा। ब्लैक होल के केस में हमने देखा था कि एक फाइनाइट टाइम में ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एक बड़े तारे का कोर कंप्रेस होकर एक सिंगल पॉइंट के रूप में कन्वर्ट हो गया था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कह रहे थे। पर एको या मैको का ये मॉडल हमें बताता है कि जब कोर डेंसर और हॉटर होता जाता है तो ये पहले से कहीं ज्यादा वेग में चमकने लगता है। अंत में इसका इंटीरियर एडिंगटन लिमिट तक पहुंच जाता है, जिसके कारण ये कंप्रेस हो रहे कोर को बाहर की ओर धकेलने लगता है। अगर आप एडिंगटन लिमिट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी बॉडी जैसे कि एक तारे के चमकने की सर्वाधिक लिमिट होती है। ये तब होता है जब अंदर की तरफ पुश कर रहे ग्रेविटेशनल फोर्स को बाहर की तरफ फोर्स करने वाला रेडिएशन पूरी तरह से बैलेंस कर लेता है। एको या मैको का इंटीरियर जब एडिंगटन लिमिट तक पहुंच जाता है तो ये कोर के इंटरनल कोलैप्स या कंप्रेशन को काफी धीमा करता चला जाता है, जिसके कारण सिंगुलैरिटी के बनने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। यही कारण है कि इसे एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट नाम दिया गया है, जिसका मतलब है सदा कोलैप्स होते रहने वाला ऑब्जेक्ट। अगर आप इसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो चलिए इसे साधारण भाषा में समझाता हूँ। एक ब्लैक होल तब बनता है जब कोई विशाल तारा अपने ही वेट के कारण कोलैप्स होकर फाइनाइट टाइम में ही एक सिंगल पॉइंट में सीमित हो जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। पर एको या मैको एक फाइनाइट टाइम में कभी भी पूरी तरह कोलैप्स होकर सिंगुलैरिटी का निर्माण नहीं करता, बल्कि इसमें इंटरनल कोलैप्स का प्रोसेस सदा चलता रहता है। ये कहता है इसमें इंटरनल कोलैप्स का रेट इतना धीमा हो जाता है कि सिंगुलैरिटी के बनने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ब्लैक होल तथा एको या मैको में कई असामान्यताएं हैं जिन्हें हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। अभी ये जान लेते हैं कि आभास मित्रा ऐसा क्यों मानते हैं कि ट्रू ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करते। सपोज एक मैसिव स्फेरिकल स्टार अपने ही वेट के कारण कोलैप्स होना शुरू कर देता है, तो न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार वो कोलैप्स होते होते एक फाइनाइट टाइम में ही एक मैथमेटिकल पॉइंट में सिमट जाएगा, जहां मैटर की डेंसिटी तथा ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट होगी। इस पॉइंट को हम आमतौर पर सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। एनीवे, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स में स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट होते हैं, रिलेटिव नहीं। पर अगर बात करें जनरल रिलेटिविटी की तो यहाँ चीजें बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस टाइम सबके लिए फिक्स्ड या एब्सोल्यूट नहीं होता।
बल्कि ये रिलेटिव होता है, यानी कि दो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में मौजूद अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए समय के गुजरने की गति अलग अलग हो सकती है। इनफैक्ट जनरल रिलेटिविटी हमें बताता है कि स्पेस टाइम एक पतले रबड़ से बने चादर जैसा है और इस ब्रह्मांड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स इस चादर के ऊपर रखे हुए बॉल्स की तरह होते हैं। इसलिए जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता है वो उस चादर को उतना ही अंदर की ओर धसा देता है, और जो ऑब्जेक्ट इस चादर को जितना ज्यादा अंदर की ओर धसाता है उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रेविटी कुछ और नहीं बल्कि इन ऑब्जेक्ट्स द्वारा बनाए गए कर्व के कारण होने वाला इफेक्ट होता है। यानी कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी ग्रेविटी निरंतर बढ़ती जाए, जैसा कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में बनने के दौरान होता है, तो वो ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को भी अंदर की ओर लगातार धसाता जाएगा। और चूंकि ऐसा होने पर टाइम डायलेशन भी होगा, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस केस में भी एक फाइनाइट टाइम में वही न्यूटोनियन टाइप सिंगुलैरिटी बनेगा। यही कारण है कि आइंस्टाइन, नेथन रोजन, सर आर्थर एडिंगटन तथा पॉल डिरेक जैसे वैज्ञानिकों का मानना था कि एक स्टार कोलैप्स होकर सिंगुलैरिटी में कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। उनका मानना था कि कोई भी स्टार ज्यादा से ज्यादा अपने श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तक ही कोलैप्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मैंने श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस को अपने ब्लैक होल वाले वीडियो में पहले ही काफी अच्छी तरह समझाया हुआ है, इसलिए यहां बस इतना ही बता देता हूं कि हमारे सूर्य जैसे तारे का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस करीब 3 किलोमीटर होता है और इससे 10 गुना ज्यादा मैसिव तारे का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस करीब 30 किलोमीटर। पॉल डिरेक ने अपनी बात कुछ इस अंदाज में कही थी: The mathematics can go beyond the Schwarzschild radius and get inside, but I would maintain that this inside region is not physical space, because to send a signal inside and get it out again would take an infinite time. So I feel that the space inside the Schwarzschild radius must belong to a different universe and should not be taken into account in any physical theory. पर इन महान वैज्ञानिकों के विरोध के बावजूद ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन की थ्योरी को दो महत्वपूर्ण कारणों से मान लिया गया जो फिजिक्स से ज्यादा मैथ्स पर आधारित थे। पहला, साल 1939 में J.R. ओपेनहाइमर और H. स्नाइडर नाम के दो अमेरिकी फिजिसिस्ट ने दुनिया को डस्ट के माध्यम से यह दिखाया कि इस केस में न सिर्फ जनरल रिलेटिविस्टिक कोलैप्स हुआ बल्कि एक फाइनाइट टाइम में ही वहां एक सिंगुलैरिटी का भी निर्माण हुआ और इनविजिबल इवेंट होराइजन का भी, यानी कि यहां एक ट्रू ब्लैक होल का निर्माण हुआ। पर यहां परेशानी ये थी कि उन्होंने ये सब डस्ट के माध्यम से शो किया था, जो मैटर का ऐसा रूप है जिसका अपना कोई प्रेशर नहीं होता। पर इस बात पर ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये मान लिया कि एक विशाल तारा कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल में बदल जाता है जिसके सेंटर में सिंगुलैरिटी का फॉर्मेशन होता है, जहां मैटर की डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ इनफाइनाइट होता है। इसके चारों तरफ एक इवेंट होराइजन नाम की एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जहां से खुद लाइट भी वापस नहीं आ पाती। दूसरा, फिजिक्स में इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कई बार हम अजम्पशंस का इस्तेमाल करते हैं। साल 1965 में उस समय के मशहूर मैथमेटिकल फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज ने ग्रेविटेशनल कोलैप्स को स्टडी करने के दौरान ये अज्यूम कर लिया कि किसी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल कोलैप्स अगर लगातार होता रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब वहां एक वन वे ट्रैप डोर बन जाएगा और एक बार कोलैप्सिंग मैटर जब इस ट्रैप डोर में एंटर कर जाएगा तो उसके बाद वो इससे बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। ये एजम्पशन काफी हद तक इवेंट होराइजन के कंसेप्ट जैसा था। एनीवे, जैसे ही उन्होंने ये अज्यूम किया वो इस नतीजे पर पहुंचे कि रीजनेबल फिजिकल कंडीशन में कोलैप्सिंग मैटर का अंत सिंगुलैरिटी के रूप में बदलकर होगा। उन्होंने इसे मैथमेटिकली प्रूव भी किया, पर उनकी सबसे बड़ी गलती थी उनका एजम्पशन, क्योंकि वो ये नहीं बता पाए कि आखिर ये ट्रैप डोर का बनना क्यों जरूरी है। साल था 1998 का, जब भारतीय वैज्ञानिक आभास मित्रा ने यह प्रूव किया कि स्फेरिकल जनरल रिलेटिविस्टिक कोलैप्स में कभी भी ट्रैप्ड सरफेस नहीं बन सकता। साल 2000 में इसे उन्होंने अपने रिसर्च पेपर के जरिए पूरी दुनिया के सामने रखा। इससे निष्कर्ष ये निकला कि कोलैप्सिंग मैटर से 3 तरह की चीजों का बनना संभव है। पहला, क्वासी स्टैटिक ऑब्जेक्ट। दूसरा, हीट, रेडिएशन और प्रेशर की वजह से उसका कोलैप्स होने का प्रोसेस इतना धीमा हो जाए कि देखने वाले को लगे कि तारे का कोलैप्स होने का प्रोसेस ही रुक गया है। तीसरा, उसके कोलैप्स होने का प्रोसेस हमेशा जारी रहे। अगर न्यूटोनियन फिजिक्स की नजर से देखें
तो इन तीनों में से अंतिम निष्कर्ष सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट के कोलैप्स होते रहने का प्रोसेस अनिश्चित काल तक या कहीं कि सदा जारी रहे। पर जब हम इसे जनरल रिलेटिविटी की नजर से देखते हैं तो ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन लगता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम एक चादर की तरह है और ब्रह्मांड में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट इस पर रखे हुए बॉल्स की तरह जो इसे थोड़ा अंदर की तरफ धंसा देते हैं। जैसे जैसे एक विशाल तारे का ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता जाएगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा और ऐसा होने का मतलब ये है कि इसके द्वारा स्पेस टाइम में बनाया गया कर्व भी निरंतर और गहरा होता जाएगा। ये प्रोसेस सदा चलता रहेगा क्योंकि ट्रू सिंगुलैरिटी का ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि स्पेस टाइम में गहरा होता जा रहा गड्ढा भी इनफाइनाइटली गहरा होता जाएगा। इसलिए कभी भी न ही ट्रू सिंगुलैरिटी बनेगा और न ही इवेंट होराइजन, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट को हम एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। उसके बाद आभास मित्रा ने दूसरे कई एस्ट्रोफिजिसिस्ट से अपनी थ्योरी डिस्कस करने के बाद ये पाया कि कंटिन्यूअस कोलैप्स के कारण ऐसे ऑब्जेक्ट्स इतने ज्यादा गर्म हो जाएंगे कि इनका इंटीरियर एडिंगटन लिमिट तक पहुंच जाएगा, जिसके कारण इनका रेडिएशन प्रेशर उस ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने लगेगा जो उस कंटिन्यूअस कोलैप्स के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसा होने के कारण कंटिन्यूअस कोलैप्स का वो प्रोसेस इतना ज्यादा धीमा हो जाएगा कि देखने वाले को लगेगा कि वहां कोलैप्स होने का प्रोसेस लगभग रुक सा गया है। इसलिए आभास मित्रा इस नतीजे पर पहुंचे कि एको एक बेहद ही गर्म और चमकदार रेडिएशन प्रेशर सपोर्टेड तारे होते हैं जिनका रेडियस उनके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से थोड़ा बड़ा होता है। ब्लैक होल्स के केस में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी होने के कारण वहां से कुछ भी एमिट नहीं होता। हॉकिंग रेडिएशन एक पूरी तरह अलग फेनोमेनन है जिसे हम पहले ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। एनीवे, अगर एको की बात करें तो ये ब्लैक होल्स के विपरीत निरंतर रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, जिसके कारण उनका मास और एनर्जी E=mc² फॉर्मूले के अनुसार घटता जाता है। अब इसके कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसे इस उदाहरण से समझते हैं। सपोज जब एको रेडिएशन छोड़ता है तो वो 1 सेंटीमीटर सिकुड़ जाता है, पर जैसे जैसे ये सिकुड़ता जाता है इसकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जैसे जैसे ग्रेविटी ताकतवर होती जाती है ये स्पेस टाइम कॉन्टिनम को और अंदर की तरफ धंसाता चला जाता है। ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, यानी कि अगली बार रेडिएशन छोड़ने के कारण एको एक बार फिर से सिकुड़ता है और एक बार फिर से ग्रेविटी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होती चली जाती है, जिसके कारण स्पेस टाइम का कर्व और अधिक गहरा होता चला जाता है। अगर ब्लैक होल की बात करें तो एक स्टैटिक ऑब्जर्वर के लिए इवेंट होराइजन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और यही कारण है कि एक बार कोई भी चीज अगर इवेंट होराइजन को पार कर जाए तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आती। सिमिलरली एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर द्वारा ऑब्जर्व किए गए इवेंट होराइजन के ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इवेंट होराइजन के पास एक हाईली एनर्जेटिक गामा रे भी अगर प्रोड्यूस हो तो भी वहां से काफी दूर मौजूद एस्ट्रोनॉमर्स तक पहुंचते पहुंचते उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी कि वो उस एस्ट्रोनॉमर तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। इस कारण उस एस्ट्रोनॉमर को इवेंट होराइजन हमेशा डार्क यानी कि काला ही नजर आएगा। पर अगर एको की बात करें तो इसके सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तथा ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। मे बी पल्सर और न्यूट्रॉन स्टार जैसे कॉम्पैक्ट स्टार्स पे मौजूद इन वैल्यूज से कई लाखों गुना ज्यादा। इस कारण एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर को एको एक ब्लैक होल के जैसा हमेशा काला ही नजर आएगा, इसके बावजूद कि एको का एक फिजिकल सरफेस होता है जो कि हॉट प्लाज्मा से बना होता है। एको के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर पूरी तरह उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर आधारित है, जबकि ब्लैक होल में हमें इवेंट होराइजन नाम के एक इनविजिबल बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ता है। आभास मित्रा का यह भी मानना है कि थ्योरेटिकली ट्रू ब्लैक होल्स का मास हमेशा जीरो होना चाहिए। यहाँ मास के जीरो होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ कोई मैटर मौजूद ही नहीं होगा। जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटेशनल मास का मतलब होता है ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का टोटल सम, जिसमें कि नेगेटिव सेल्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी भी इंक्लूडेड होता है। यानी कि मास उस समय भी जीरो हो सकता है जब तारे का सेल्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी इतना पावरफुल हो कि वो वहां मौजूद बाकी के सभी तरह के मास या एनर्जी को काउंटर कर दे। चूंकि ऑब्जर्वेशन में हमें फाइनाइट मासेस वाले ब्लैक होल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, उनका मानना है कि ये ऑब्जेक्ट्स
ट्रू ब्लैक होल्स नहीं हो सकते। आशा करता हूं कि अब तक आप एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एको या मैको के होने के कोई सबूत मिले हैं या फिर ये मात्र एक थ्योरी है। इसका उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। दरअसल साल 2006 में Q0957 प्लस 561 नाम के एक क्वासर को ऑब्जर्व किया गया था, जो कि पृथ्वी से लगभग 9 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद था। इसने एको या मैको की मौजूदगी के संदेश दिए थे। अगर आप नहीं जानते तो क्वासर पूरे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार चीज होती है। जब ब्लैक होल अपने अंदर चीजों को निगल रहा होता है तो ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर जाने से पहले इसके इर्द गिर्द काफी तेजी से घूमने लगते हैं, जिसके कारण वहां गर्मी और घर्षण प्रोड्यूस होता है, जिससे वहां काफी तेज चमक प्रोड्यूस होती है। एनीवे, ब्लैक होल्स के बारे में ये कहा जाता है कि एक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल का अपना कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, पर एको की थ्योरी के अनुसार उनका अपना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब Q0957 प्लस 561 नाम के इस क्वासर को ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि इससे पावर करने वाले ऑब्जेक्ट के पास अपना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि इस क्वासर के सेंटर में मौजूद ऑब्जेक्ट कोई ब्लैक होल नहीं बल्कि एक एको था। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के क्रिस रेनॉल्ड्स का यह मानना था कि ये एविडेंस काफी नहीं था ये साबित करने के लिए कि वहां मौजूद ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल नहीं बल्कि एक एको था। लाइगो द्वारा ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन को ब्लैक होल्स के मौजूद होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है, पर आभास मित्रा का यह मानना है कि लाइगो द्वारा ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किए जाने की बात भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि लाइगो सिग्नल्स में अननोन नॉइस की भी मौजूदगी थी। उनका कहना है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का क्लेम अगर सही भी है तो भी ये इस बात को दर्शाता है कि जिस कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं वो ट्रू ब्लैक होल्स नहीं बल्कि ब्लैक होल मिमिकर्स हैं, जिन्हें हम एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइगो सिग्नल्स में रिवर्बरेशन यानी कि गूंज भी सुपर इम्पोज्ड थे। हम जानते हैं कि इवन आवाज भी तभी गूंजती है जब वो अलग अलग जगहों से टकराए। चूंकि ब्लैक होल्स के आसपास केवल वैक्यूम होता है, लाइगो के सिग्नल्स में गूंज की मौजूदगी इस बात पर संदेह उत्पन्न करती है कि जो ऑब्जेक्ट वहां मौजूद थे वो ब्लैक होल्स थे। अब महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आभास मित्रा की इस थ्योरी पर बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी की राय क्या है। काफी साइंटिस्ट हैं जो आभास मित्रा की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, पर इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि साइंटिफिक कम्युनिटी में ज्यादातर लोग उनकी इस थ्योरी से एग्री नहीं करते। उनका मुख्य कारण यह है कि वो मानते हैं कि आभास मित्रा की ये थ्योरी ब्लैक होल थ्योरी का अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार भी ब्लैक होल का बनना तय ही है। बस अंतर यह है कि एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर कभी भी एक ट्रू ब्लैक होल या ये कहें कि सिंगुलैरिटी को पूरी तरह बनते हुए कभी भी देख नहीं पाएगा। इसलिए वो मानते हैं कि आभास मित्रा की थ्योरी केवल ब्लैक होल्स के बनने के प्रोसेस को दर्शाती है, न कि ये इसका अल्टरनेटिव है। आभास मित्रा के एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट की थ्योरी मूल तौर पर इस बात पर आधारित है कि एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर एक कोलैप्सिंग स्टार को किस तरह देखेगा। स्पेस टाइम के स्ट्रेच होते जाने की वजह से उसे कोलैप्स होने का प्रोसेस निरंतर धीमा होता हुआ नजर आएगा और वो कभी भी इस प्रोसेस को पूरा होते हुए नहीं देख पाएगा। यही कारण है कि आभास मित्रा ने इस ऑब्जेक्ट को एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। पर क्या हो अगर वही ऑब्जर्वर इवेंट होराइजन की ओर जा रहा हो, क्या उसके लिए भी इस ऑब्जेक्ट के कोलैप्स होने का प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा? जी नहीं, वो धीरे धीरे इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाएगा और उसके लिए ये कोलैप्स होने का प्रोसेस एक फाइनाइट टाइम में ही खत्म हो जाएगा। यानी कि इस रेफरेंस फ्रेम से आभास मित्रा की थ्योरी एग्री नहीं करती। इन्हीं कारणों की वजह से अभी तक उनकी थ्योरी को साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, पर मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में ये थ्योरी एक बार फिर से चर्चा का विषय जरूर बनेगी। इस एपिसोड को खत्म करने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि एक एको और ब्लैक होल में क्या अंतर होता है। पहला, एको को हम क्वासी ब्लैक होल कह सकते हैं क्योंकि वो ब्लैक होल बनने के रास्ते पर होते हैं, पर एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर इन्हें कभी भी एक ट्रू ब्लैक होल बनते हुए नहीं देख सकता क्योंकि उनके लिए ये प्रोसेस सदा चलता रहेगा। वहीं ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारे का कोर अपने ही वेट के कारण कोलैप्स होकर एक सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भी एक फाइनाइट टाइम में, जिसका मतलब ये हुआ कि एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर एक ट्रू ब्लैक होल को ऑब्जर्व कर सकता है। दूसरा, एको एक बेहद ही गर्म और चमकदार रेडिएशन प्रेशर सपोर्टेड तारे होते हैं
जिनका हमारे सूर्य की तरह एक फिजिकल सरफेस होता है। अगर ब्लैक होल की बात करें तो इनका कोई फिजिकल सरफेस नहीं होता। तीसरा, एको में इवेंट होराइजन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जबकि ब्लैक होल में इवेंट होराइजन नाम की एक इनविजिबल बाउंड्री होती है, जिसे कोई ऑब्जेक्ट अगर पार कर जाए तो वो कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता। चौथा, फोटॉन्स एको के सरफेस से एस्केप कर सकते हैं, पर ब्लैक होल्स के पास से कुछ भी वापस नहीं आ पाता। पांचवा, एको में फिजिक्स के सभी लॉज अच्छी तरह से काम करते हैं, जबकि ब्लैक होल्स में कई लॉज ब्रेक कर जाते हैं। और आखिरी है छठा, एको की अपनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जबकि ब्लैक होल्स का या तो अपना कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं या फिर काफी वीक होता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।